Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. ये आपका सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का इस पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर। ठीक है। अब फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमको कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ानी होती थी तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। और पैरेलल प्रोसेसिंग में हमने देखा था कि पाइपलाइनिंग के थ्रू किस तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। आज हम देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स एसोसिएटेड होते हैं पाइपलाइनिंग के। सबसे पहला होता है स्टेज डिले। जो टोटल टाइम डेटा को एक स्टेज में से प्रोसेस होने में लगता है उसको हम स्टेज डिले बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं टी से। ठीक है। और ऐसा टाइम पीरियड जो डेटा को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में लगता है उसको हम इंटर स्टेज डिले बोलते हैं। ठीक है। और उसको हम डिनोट करते हैं डी से। सपोज आपके पास 5 स्टेज है तो पहले स्टेज में डेटा को जितना टाइम लगेगा वो स्टेज डिले होगा पहले स्टेज का। इसी तरह से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो जाने का टाइम लगता है उसको हम इंटर स्टेज डिले बोलते हैं। फिर तीसरा पैरामीटर होता है क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल बेसिकली बताता है टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरे को पूरे पाइपलाइनिंग करने में, उसको हम क्लॉक साइकिल बोलते हैं और डिनोट करते हैं टी से। To determine the time period for the clock cycle, it is necessary to consider stage delay and interstage delay. The interstage delays can be same between stages. However, stage delays may not be same for different stages. अब मेरे को डिसाइड करना है कि टोटल टाइम पाइप प्लानिंग में कितना लग रहा है। तो मैं टोटल टाइम को क्या बोल सकता हूँ, कितना टाइम मेरे को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में लग रहा है वो टाइम प्लस टाइम जो मेरे को एक स्टेज के अंदर लग रहा है, अगर मैं उसको ऐड कर दूंगा मेरे को टोटल टाइम टी मिल जाएगा। ठीक है। जो इंटर स्टेज डिले होता है वो नॉर्मली हर एक में सेम होता है, मगर जो स्टेज डिले टी होता है वो हर एक स्टेज टू स्टेज वेरी करता है। कोई स्टेज होगा जिसमें लेंदी प्रोसेस हो रही होगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और कहीं छोटी प्रोसेस हो रही होगी उस स्टेज में कम टाइम पीरियड लगेगा। तो स्टेज डिले की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है। In such cases, maximum stage delay denoted as TM is considered to determine time period for the clock cycle. ठीक है। जो सबसे मैक्सिमम जिस स्टेज में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है उसको हम कंसीडर करते हैं टोटल टाइम पीरियड को काउंट करने के लिए। द टाइम पीरियड फॉर क्लॉक साइकिल टी कैन बी गिवन एज टी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टी आई प्लस डी। ठीक है। ये फॉर्मूला बताता है कि जो हमको टोटल टाइम पीरियड लग रहा है एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में पाइपलाइनिंग की, उसको हम देते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है ई स्टेज की। ठीक है। आई डिनोट कर रहा है कि कौन सा स्टेज है, आई की वैल्यू 1 से लेके के है। ये बता रहा है कि मेरे पास एक के स्टेज का पाइपलाइनिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे टी आई की वैल्यू 1 रख के, टी आई की वैल्यू टी 2 रख के अप टू के जाएंगे, और उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं कंसीडर करूँगा और उसको ऐसे लिखूँगा टी एम के साथ। मेरा टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी एम प्लस डी, जहाँ टी एम बोलता है कि मैक्सिमम स्टेज टाइम और डी होता है इंटर स्टेज डिले। यूजुअली टी एम इज ग्रेटर देन डी एंड मैक्सिमम स्टेज डिले डोमिनेट्स द क्लॉक पीरियड। फ्रेंड्स, होता क्या है, मेरे को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी छोटा होता है। इतना छोटा होता है स्टेज टाइम से वो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इस वजह से जो इस फॉर्मूला में टी एम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है डी से, हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी एम से। ठीक है। टाइम से एक रिलेटेड पैरामीटर होता है फ्रीक्वेंसी, वर्ड्स ऑफ टाइम होता है। तो पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी मतलब एक यूनिट टाइम में कितने बार डेटा पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है उसको हम डिनोट करेंगे एफ पी से। वो हमेशा इन्वर्स होगा क्लॉक पीरियड से। एफ पी इज इक्वल्स टू 1/टी पी। टी पी क्या है, जो हमारा टाइम पीरियड लग रहा है पाइपलाइनिंग प्रोसेस में। ठीक है।
पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/TP से होगी। क्या मतलब, जो हमारी पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा रेसिप्रोकल होगी टाइम पीरियड ऑफ पाइपलाइनिंग। अब नेक्स्ट पैरामीटर है क्लॉक स्कीविंग। क्लॉक स्कीविंग क्या होता है? जो ए सिंक्रोनस पाइपलाइनिंग होती थी उसमें हम देखते थे कि हर एक रजिस्टर में हम कॉमन क्लॉक सिग्नल देते थे और कॉमन अज्यूम करते थे कि हर एक रजिस्टर पे सेम टाइम पे वो क्लॉक सिग्नल आएगा, मगर प्रैक्टिकल सर्किट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो सबसे पास वाला स्टेज होगा उसमें क्लॉक सिग्नल पहले पहुंचेगा, जो सबसे लास्ट वाला स्टेज होगा उस पर क्लॉक सिग्नल को पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्लॉक स्कीविंग का हेल्प लेते हैं। अब हम देखेंगे क्लॉक स्कीविंग होता क्या है। Ideally, we expect the clock pulse to arrive at all stage registers at same time, ठीक है। आइडियली हम अज्यूम करते हैं कि हर एक स्टेज रजिस्टर्स पे सेम टाइम पे क्लॉक पहुंचेगी। इन प्रैक्टिस क्लॉक पल्स में अराइव एट डिफरेंट स्टेजेस विद अ टाइम ऑफसेट ऑफ एस, ठीक है। कुछ ऑफसेट रहता है, यानी हर एक स्टेज पे सेम टाइम पे नहीं पहुंच पाती है। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज क्लॉक स्कीविंग। The offset S is large for longer logic paths within the stages, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ स्टेजेस ज़्यादा रहेंगे तो आखिरी वाले स्टेज तक क्लॉक सिग्नल को पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा कंपेयर टू पहले वाले स्टेज में। और अगर मेरे नंबर ऑफ स्टेजेस कम होंगे क्लॉक स्कीविंग कम होगी, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगी। Let us denote Tmax be the time delay of longest logic path within a stage and Tmin be the time delay of shortest logic path within a stage. ठीक है? This Tmax and Tmin put two constraints on clock period as effect of clock skew. अब मैं जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है क्लॉक सिग्नल को लास्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए उसको डिनोट कर रहा हूँ टी मैक्स से, और पहले स्टेज में जो पहुंचने के लिए लग रहा है क्लॉक पल्स को टाइम को मैं टी मिन से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये दोनों एक एक क्राइटेरिया खड़ी कर दे रहे हैं क्लॉक पल्स के लिए। क्या है वो क्राइटेरिया? टी मैक्स शुड बी ग्रेटर देन टी एम शुड बी ग्रेटर देन टी मैक्स प्लस ऑफसेट एंड टी शुड बी लेस देन टी मिन माइनस एस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? जो मैक्सिमम स्टेज टाइम होता है की वैल्यू हमेशा जो मैक्सिमम क्लॉक स्क्यू हो रहा है उससे ऑफसेट से भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि डेटा एक स्टेज में प्रोसेस हो रहा है उससे पहले दूसरे स्टेज में अगर क्लॉक पल्स चली जाएगी तो वो एरर जनरेट करेगा। इसलिए हम टीएम को हमेशा टी मैक्स प्लस एस से बड़ा रखने की कोशिश करते हैं, या तो इक्वल हो या उससे बड़ा हो, ताकि फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो मेरा इंटरस्टेट डिले है वो टी मीन माइनस एस से भी क्या होना चाहिए, तो फॉल्स ट्रिगरिंग होगी। These two constraints on clock period avoid a race in two successive stages। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी कभी भी फॉल्स ट्रिगरिंग नहीं होगी। इन आइडियल केस S is equals to 0, hence Tmax is equals to Tm and Tmin is T। आइडियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है उसमें मैं बोलता हूँ कि कोई ऑफसेट ही नहीं हो रहा है, जो पहले स्टेज में जिस टाइम पे क्लॉक पल्स पहुँच रही है उसी टाइम पे आखिरी वाले स्टेज पे भी पहुँच जा रही है, तो ये क्लियरली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगी। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। उस केस में जो टी एम की वैल्यू टी मैक्स के बराबर हो जाएगी और इंटरस्टेट डिले टी मिन जितना हो जाए। अब नेक्स्ट पैरामीटर देखने से पहले देखेंगे जो पाइपलाइन प्रोसेसर होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिगर में आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमने इनपुट दिया है डेटा का, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेज 1 है उसके स्टेज रजिस्टर में डेटा जाएगा, उसके बाद स्टेज रजिस्टर से वो स्टेज 1 के अंदर जाएगा जहाँ एक वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। वो टास्क परफॉर्म होने के बाद डेटा स्टेज 2 के रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद वो स्टेज 2 में जाएगा जहाँ पे एक सेकेंड स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरह से इस प्रोसेसर के अंदर के स्टेजेस हैं टोटल। एथ स्टेज
में डेटा प्रोसेस होने के बाद फाइनल आउटपुट हमको मिलेगा। और ये एक सिंक्रोनाइज पाइपलाइनिंग है, मतलब एक ही क्लॉक सिग्नल सारे स्टेज रजिस्टर्स को कंट्रोल करेगी। क्या आप फिगर में देख सकते हैं, बॉटम में एक क्लॉक सिग्नल है जो हर एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। मतलब ये क्लॉक ही बताएगा कब डेटा को आगे पुश करना है। क्या अब नेक्स्ट पैरामीटर है स्पीड अप फैक्टर। The speed up factor of a k-stage pipeline over an equivalent non-pipeline processor is defined as Sk is equals to n into Tn upon k plus n minus 1 whole Tp। अब स्पीड अप फैक्टर होता क्या है? स्पीड अप फैक्टर बताता है कि हमारा जो पाइपलाइन प्रोसेसर है वो नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर से कितने टाइम्स फास्ट है। ठीक है? ये पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं पाइपलाइनिंग कर रहा हूँ तो वो नॉर्मल नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेसर से कितने टाइम्स फास्टर होगा। तो का फॉर्मूला एस के से हम देते हैं, जिसकी वैल्यू एन टी एन अपॉन के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी होती है। यहाँ एन बताता है कितने टास्क हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें कितने टास्क हम कर रहे हैं वो उसको हम डिनोट करते हैं एन से। सपोज आपके पास 5 टास्क है तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। टी एन बता रहा है हर एक टाइम में कितना, हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, और टोटल टास्क करने में जो टाइम लग रहा होता है उसको हम कैपिटल टी एन से डिनोट करते हैं। के का मतलब होता है कितने स्टेजेस हैं आपके पास, अगर 7 स्टेज है तो के की वैल्यू 7 हो जाएगी। और टीपी बताता है कि टोटल पाइपलाइनिंग में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो टीपी से होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो बताता है कि हमारा स्पीड अप कितने टाइम्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है एफिशिएंसी। Efficiency of a linear pipeline is defined as ratio of speed up factor and number of stages in pipeline। एफिशिएंसी बताता है कि मेरा जो पाइपलाइन प्रोसेसर है वो कितना एफिशिएंट है, हम कित पाइपलाइनिंग को कितनी एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। और मैथमेटिकली ये एक रेशियो होता है स्पीड अप फैक्टर का और नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइन। ठीक है, अगर के स्टेज का मेरे पास पाइपलाइन प्रोसेसर है तो उसकी एफिशिएंसी को हम डिनोट करेंगे ई के से, जिसमें स्पीड अप फैक्टर होगा एस के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस के हो जाएगा। एस के की वैल्यू हमको पता ही है, वो रखेंगे तो हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी एन अपॉन के प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एन बताएगा कितने टास्क हैं, के बताएगा कितने स्टेजेस हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ, अगर मेरा स्पीड अप फैक्टर 2.5 है, मतलब एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर से मेरा जो पाइपलाइन प्रोसेसर है वो 2.5 टाइम्स फास्टर होगा, और नंबर ऑफ स्टेजेस 4 हैं, मतलब 4 स्टेज होंगे इस प्रोसेसर के अंदर पाइपलाइन के। एफिशिएंसी कैन बी गिवन एज, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड अप फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। तो 2.5 डिवाइड बाय 4 की वैल्यू आई 6.625। परसेंट में देखेंगे तो ये 5%। हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी भी नहीं, काफ़ी मॉडरेट एफिशिएंसी। कैन बी नोटिस दैट एफिशिएंसी approaches to unity when n tends to infinity and n is equals to 1 efficiency minimum। जो टॉप में फॉर्मूला दिया हुआ है ई के का, इसमें n अपॉन के प्लस एन माइनस वन है। अगर इधर n की वैल्यू मैं 1 रखूँगा उस टाइम पे मेरे को एफिशिएंसी मिनिमम मिलेगी जो होगी 1/k। मतलब अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टास्क है उस टाइम पे पाइपलाइनिंग करना काफ़ी फ्रूटफुल नहीं होगा और मेरी एफिशिएंसी 1/k होगी। और दूसरा होता है एन की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे टास्क कर रहा हूँ, इस उस पर एफिशिएंसी काफ़ी हाई हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर है थ्रूपुट। थ्रूपुट होता क्या है? द पाइपलाइन थ्रूपुट
HK is defined as number of results or tasks that can be completed by a pipeline per unit time. थ्रूपुट बताता है कि यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ टास्क मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। थ्रूपुट को हम डिनोट करते हैं HK से। थ्रूपुट इज इक्वल्स टू AK डिवाइडेड बाय TP। मतलब थ्रूपुट एक तरह का रेशियो हो गया है, एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड इन पाइपलाइन प्रोसेस। अगर उसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन k प्लस n माइनस वन इंटू TP। मुझे पता है पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इन्वर्स होती है पाइपलाइन टाइम पीरियड के। मैं थ्रूपुट को लिख सकता हूँ EK इंटू एफ। का मतलब हो गया जो मेरा थ्रूपुट होता है वो प्रोडक्ट होता है एफिशिएंसी और पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। इन आइडियल केस HK इज इक्वल्स टू 1/TP इज इक्वल्स टू एफ। आइडियल केस का मतलब क्या होगा, इस टाइम पे मेरे को 100% एफिशिएंसी मिल रही है, मतलब EK की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरा थ्रूपुट इक्वल हो जाएगा पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी के। This means that maximum throughput of a linear pipeline is equal to its frequency, which corresponds to one output results per clock period. The overall throughput of pipeline is always less than F. This is because usually EK is less than 1. अब आइडियली तो मैं बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी 100% है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी हमको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती है, इसलिए जो मेरा थ्रूपुट होता है हमेशा पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम होगा। ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट पैरामीटर है परफॉर्मेंस पर कॉस्ट रेशियो। ठीक है, ये हमको बताएगा कि जब हम कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस और कॉस्ट रेशियो की तो हमको क्या मिल रहा है। जनरली होता क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोसेसर फास्ट काम करे, मगर प्रोसेसर को फास्ट काम करवाने के लिए उसके हार्डवेयर भी बढ़ जाएंगे और हार्डवेयर बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। तो हार्ड पर स्पीड की परफॉर्मेंस और कॉस्ट का कंपेयर करने के लिए हम PCR पैरामीटर यूज़ करते हैं, जो है परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो। लेट अस कंसीडर T be total time required for a non-pipeline sequential program of a given function। ठीक है, T टाइम लग रहा है एक नॉन पाइपलाइन फंक्शन प्रोग्रामर को to execute same program on k stage pipeline with equal flow through delay T। One needs a clock period of TP is equal to TK plus T। ठीक है, ये फॉर्मूला से मिल जाएगा। Therefore maximum throughput of k stage pipeline can be given by F is equal to 1/TP। ठीक है, total pipeline cost is roughly estimated by C plus KH, where T represents cost of all logic stages and H represents cost of each latch। ठीक है, मैं पाइपलाइन प्रोसेसर की कॉस्टिंग एक जनरल फार्मूला से दे सकता हूँ C प्लस KH। तो C वाला पार्ट है वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, तो KH होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। जितने नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे तो मेरा वेरिएबल पार्ट भी इंक्रीज होगा। C बताता है कि कॉस्ट ऑफ ऑल लॉजिक स्टेजेस और H रिप्रेजेंट करता है अरे लैच लगाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, एक यानी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। अगर एक स्टेज होगा तो 1H हो जाएगा, 2 स्टेज हो जाएगा 2H हो जाएगा, 10 स्टेज हो जाएगा तो 10H हो जाएगा। तो जनरली होता है क्या, जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है कितने भी स्टेजेस हो वो हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो KH पार्ट है वो नंबर ऑफ स्टेजेस पे डिपेंड कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू से हम परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो को डिनोट करूँगा F अपॉन C प्लस KH। ठीक है, हम जनरली करते क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेरे को परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चाहिए और मेरा कॉस्ट भी कम होना चाहिए। हम एक पॉइंट पे सेटल हो जाते हैं जहाँ मेरे को स्पीड भी अच्छी खासी मिल जाती है और मेरा कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं हो, वो मेरे को PCR से मिल जाए। ठीक है, PCR की वैल्यू हाई हो रही है मतलब कॉस्टिंग कम आ रही है और परफॉर्मेंस ज़्यादा आ रही है। PCR की वैल्यू कम होगी उसका मतलब क्या होगा, मेरी कॉस्टिंग परफॉर्मेंस से
ज़्यादा बढ़ जा रही है, कॉस्टिंग हमको ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो होता है उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। अब आपको एक कंप्यूटर लेना है। ठीक है, हमारी कंप्यूटर की स्पीड जनरली जो रैम होता है जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मेरी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। आप मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे 4 GB का रैम है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट जिस कंप्यूटर में 8 GB रैम होगा वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 GB रैम होगा वो फास्ट हो जाएगा। मगर जैसे रैम बढ़ती है तो मेरी कॉस्टिंग भी काफ़ी बढ़ती है, तो मेरे को वो भी ध्यान देना पड़ेगा मेरे बजट के अंदर है कि नहीं। टाइम पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्टिमल पॉइंट निकालता हूँ जिस पे मैं देखूंगा कि मेरा बजट भी नहीं पार जा रहा है और मेरे को अच्छी खासी स्पीड मिल रही है। इसी तरह से जैसे मैं पाइपलाइनिंग में नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाऊंगा, मेरी स्पीड तो बढ़ेगी मगर मेरा जो कॉस्ट आ रहा है प्रोसेसर बनाने में वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं एक ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करता हूँ। We know that performance of the pipeline can be increased by increasing pipeline stages. Okay? नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस बढ़ाएंगे तो मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। Many times pipeline stages are subdivided up to logic gates level called micro pipeline to increase parallelism. However, increase in pipeline stages increases the cost of pipelining. ठीक है, नंबर ऑफ स्टेज पाइपलाइन स्टेजेस बढ़ाऊंगा तो मेरा कॉस्ट होगा वो बढ़ेगा। Therefore, the optimal choice of number of pipeline stages should be able to maximize a performance to cost ratio. ठीक है, figure shows the graph of PCR versus K stages. The peak of curve corresponds to an optimal choice for the number of desired pipeline stages. ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हैं मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बता रहा है कितने नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। ठीक है, कम से ज़्यादा होंगे। और वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो। आप देखेंगे जब स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ स्टेजेस कम थे परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो भी कम था। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाऊंगा तो मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब मेरे को परफॉर्मेंस मिलते जा रही है कंपेयर टू कॉस्ट। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम हो जाएगा परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो। इस पॉइंट को मैं ऑप्टिमल बोलूँगा, मतलब इस स्टेज पे मेरे को परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब दिए हुए कॉस्ट पे मेरे को सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है। उसके बाद मैं अगर स्टेजेस इंक्रीज करूँगा तो इतनी कॉस्ट बढ़ रही है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये एक तरह का पैराबोला बन रहा है। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला से भी दे सकते हैं जिसको हम K0 से डिनोट करते हैं, मतलब ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T इंटू सी अपॉन D इंटू एच। ठीक है, अगर आपको ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेज निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे T की वैल्यू मतलब होता है टोटल फ्लो थ्रू डिले, कि कितना डिले टाइम हो रहा है पाइपलाइन में। T इज टोटल स्टेज कॉस्ट, D इज लैच डिले एंड H इज लैच कॉस्ट। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं रख दूंगा तो मेरे को एक ऑप्टिमल स्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स थे। सबसे पहला पैरामीटर हमने देखा था जो स्टेज डिले था वो, के बाद इंटर स्टेज डिले, फिर टोटल टाइम जो लग रहा है मेरे को एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में उसको हम क्लॉक साइकिल देखते थे। उसी से रिलेटेड पैरामीटर था पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी जो हमेशा पाइपलाइन टाइम पीरियड के इन्वर्स होता है। फिर हमने देखा था क्लॉक स्कीविंग की कंडीशन, फिर स्पीड अप पैरामीटर देखा था, एफिशिएंसी पैरामीटर देखा, थ्रूपुट पैरामीटर देखा और लास्ट में ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेजेस देखे। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स ध्यान रखते हैं जब हम पाइपलाइनिंग कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है
उनकी पाइपलाइनिंग हम किस तरह से करते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म्स फिक्स्ड पॉइंट और इंटीजर अरिथमेटिक एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। ठीक है, आपको पता है कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें वो बेसिकली दो तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक इंटीजर पे जिसमें यानी डेसिमल नंबर नहीं होंगे उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा होगा ऐसे वैल्यू पे जिनमें या तो डेसिमल पॉइंट होगा या तो एक्सपोनेंट होंगे। ठीक है, आपको सभी को पता होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारा प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इन मॉडर्न कंप्यूटर्स these two functions are performed by two separate units to introduce parallelism। ठीक है, अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है वो और फ्लोटिंग पॉइंट के जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो अलग अलग यूनिट्स परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम पे मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। This arithmetic units perform scalar operation involving one pair of operands at a time। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन तो एक टाइम पे करेगी मगर जो ऑपरेंड या डेटा होगा वो एक टाइम पे एक ही रहेगा। Let us consider a floating point adder subtractor with two normalized floating point binary inputs a and b। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। दो बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, और वो भी फ्लोटिंग पॉइंट वाले मतलब उनमें डेसिमल पार्ट भी होगा। ठीक है, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। ए को मैं डिनोट कर सकता हूँ एम ए टाइम्स 2 रेस टू ई ए, और बी को मैं डिनोट करूँगा एम बी टाइम्स 2 रेस टू ई बी। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा जो एक फ्लोटिंग नंबर होता है उसके दो पार्ट होता है, एक होता है मेंटिसा और दूसरा होता है एक्सपोनेंट पार्ट। जो डेसिमल नंबर या रेडिक्स पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है राइट साइड में उसको हम मेंटिसा बोलते हैं। ठीक है, और डेसिमल नंबर के जो आगे का पार्ट होता है उसको अगर मैं 2 के पावर में रिप्रेजेंट करूँगा तो वो एज अ एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे सपोज अगर इंटीजर मेरा 8 है, ठीक है, बाइनरी में लिखा होगा मगर हम डेसिमल में एग्जांपल ले लेते हैं। 8 है तो उसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, 2 का पावर 3, और डेसिमल पार्ट को मैं मेंटिसा बोल दूंगा। ठीक है, where MA and MB are two fractions to those represent mantisas and EA and EB are two exponents। ठीक है, ए एम ए और एम बी मैंटिसा को डिनोट कर रहे हैं डेटा ए और बी के, जबकि ई डिनोट कर रहा है एक्सपोनेंट। यू नो दैट to perform floating point addition or subtraction we have to perform following sub operations. First of all, we will compare the exponent, equalize or align the mantisas and choose larger exponent, add or subtract mantissa, normalize the result। ठीक है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का ये एक फिक्स्ड अल्गोरिदम होता है, हमेशा यही स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सपोनेंट होता है उनको कंपेयर करो। सेकेंड स्टेप में हम इक्वलाइज या अलाइन करते हैं मेंटिसा को और चूज़ करते हैं कि कौन सा एक्सपोनेंट सबसे बड़ा है। थर्ड स्टेप में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं मेंटिसा। हमको अगर एडिशन दिया होगा तो मेंटिसा को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन दिया होगा तो मेंटिसा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम रिजल्ट को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से पाइपलाइनिंग होती है। पाइपलाइनिंग में क्या करते हैं, हर एक स्टेज को एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं और उस स्टेज में वही टास्क होगा। जैसे इस पूरे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। इसी पाइपलाइनिंग के ऑपरेशन को हम अब फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्सपोनेंट पार्ट को अलग प्रोसेस करते हैं और मेंटिसा पार्ट को अलग प्रोसेस करते हैं ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव हो सके। ठीक है, पाइपलाइनिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ स्टेजेस बनाऊंगा और हर एक स्टेज एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा।
जैसे इधर मैंने 4 स्टेजेस बना दिए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और लास्ट में स्टेज नंबर 4। पहला स्टेज क्या करता है, जो मेरे पास डेटा आया एक्सपोनेंट्स पार्ट में, जो ए और बी का एक्सपोनेंट आएगा उसको रजिस्टर में स्टोर करूँगा। फिर इन दोनों एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करूँगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली जो मेंटिसा ए और बी का आएगा उसको मैं रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाऊँगा, ठीक है। ये स्टेज 1 हो गया, इसके अंदर हमेशा ये 2 स्टेप्स ही फॉलो होंगे। फिर मैं जो फ्रेंड्स कंपेयर किया उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको मैं सेकेंड स्टेज के रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दूंगा। वहाँ से वो डेटा जाएगा चूज लार्जर एक्सपोनेंट। दोनों में से कंपैरिजन का रिजल्ट आया उसमें से मेरे को पता चल जाएगा कौन सा एक्सपोनेंट बड़ा है और कौन सा एक्सपोनेंट छोटा है। में से जो बड़ा वाला एक्सपोनेंट होगा तो मैं थर्ड स्टेज के रजिस्टर में पुश करवा दूंगा, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या करता है, जो लार्जर एक्सपोनेंट आया है उसको स्टोर करके रखता है। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, एक्सपोनेंट बड़ा वाला एक्सपोनेंट आया है उसको हम एडजस्ट करते हैं और रिजल्ट बाहर मेरे को मिल जाता है एज अ रिजल्टेड एक्सपोनेंट। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ मेंटिसा के भी ऑपरेशन चल रहे होंगे। का पहला स्टेप तो हमने देखा, दोनों इनपुट का मेंटिसा हमने रजिस्टर में स्टोर किया। स्टेज 2 में क्या हो जाएगा, वो मेंटिसा को अलाइन करेगा। और वो किस हिसाब से अलाइन करेगा, पहले एक्सपोनेंट्स को जो हमने कंपेयर किया उसमें से जो रिजल्ट आया उसके डिफरेंस के हिसाब से मेंटिसा को अलाइन कर देगा। का जो रिजल्ट आएगा वो स्टेज 3 के रजिस्टर में चला जाएगा। स्टेज 3 में क्या हो रहा होगा, मेंटिसा को सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऑपरेशन एडिशन का होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन का होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो मैं स्टेज 4 के रजिस्टर को दे दूंगा। फिर रिजल्ट को मैं थोड़ा नॉर्मलाइज करूँगा, बाद में आउटपुट को रजिस्टर में स्टोर कर दूंगा और मेरे को रिजल्टेड मेंटिसा मिल जाएगा। इस तरह से एक एरिथमेटिक ऑपरेशन की पाइपलाइनिंग, एक साथ मैं मल्टीपल टास्क कर रहा हूँ और साथ ही साथ हर एक टास्क हर स्टेज के स्पेसिफिक रहते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम घट जाता है। स्टूडेंट्स इस फ्लो चार्ट को एक बार आप देख लीजिए। टोटल मैंने 4 स्टेजेस बनाए हैं, हर एक स्टेज पे एक स्पेसिफिक टास्क हो रहा होगा और साइमल्टेनियसली पैरेलल मेंटिसा के लिए भी प्रोसेस चल रही होगी। नोट करने वाली बात इधर ये है कि जिस मोमेंट में स्टेज 1 में जो काम हो रहा होगा उसी मोमेंट में मेंटिसा के लिए भी वही काम हो रहा होगा और ऑपरेंड भी सेम रहेंगे, ठीक है।